कम में लिमिट रहेगी। लिमिट नहीं चाहिए तो रेड एक छोटे कमरे के अंदर एक रात में ये सौदा 20 से 30 बार होता है। बाहर से देखने में तो यह कोई नॉर्मल सौदा लगता है, लेकिन इसके अंदर इतनी भद्दी और इतनी बुरी कहानी छुपी होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब 1000 रुपए में एक औरत का शोषण। ये होता तो उनकी मर्जी से है, लेकिन ये मर्जी मजबूरियों के द्वारा बनाई जाती है और फिर धीरे धीरे वो महिलाएं इसमें इतना रम जाती है कि एक छोटा सा कमरा उनकी पूरी जिंदगी और पूरी दुनिया बन जाता है। इतना बंद कमरा और इतनी छोटी जगह कि वहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, घुटन होने लगती है। लेकिन वो महिलाएं वही खाना बनाती है जिस बिस्तर पर उसका शोषण होता है, और वही उनकी डाइनिंग टेबल होती है, और वही रात में उनको सोना भी होता है। देश की पार्लियामेंट जहां देश भर के नेता आते हैं, पक्ष विपक्ष सारे नेता वहां इकट्ठे होते हैं, और उससे 5 किलोमीटर दूर यानी कि पार्लियामेंट की छावनी में धड़ल्ले से देह व्यापार चलता है। पर इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, ना पक्ष सवाल करता ना विपक्ष सवाल करता, और इस मुद्दे पर मिट्टी डाली हुई है। कुछ केसेस में छोटी बच्चियों को स्मगलिंग करके इन कोटों पर लाया जाता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट से 5 किलोमीटर दूर ये काम कैसे हो रहा है? क्या ये बंद नहीं हो सकता? या ये इनका राइट है कि छोटी बच्चियों को स्मगलिंग करके उन कोटों पर छोड़े और चंद पैसों के लिए? और ये एक काली दुनिया है जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उनकी आवाजों को समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी शोर के, बिना कोई फैसला सुनाए। आखिर तक इस वीडियो में बने रहना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये मजबूरी रियल होती है या ये मजबूरी मजबूरियों के द्वारा बनाई जाती है। जश्नम दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है, ना ही सिर्फ एक अकेली बच्ची की। ये कहानी है उस शहर की भीड़ की जहां एक छोटी बच्ची का बचपन दबा दिया जाता है, जहां उसका बचपन शुरू होने से पहले ही उसको चुप करा दिया जाता है फोटो की कैद में। ये डॉक्यूमेंट्री किसी को सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि एक अहम और एक जरूरी सवाल पूछने के लिए है। हम इन बच्चियों के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं? ये एक सवाल है। ये कहानी 2 चैप्टर्स में बटी हुई है। पहला, छोटी बच्चियों की स्मगलिंग। दूसरा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, और शुरुआत करते हैं पहले भाग से, छोटी बच्चियों की स्मगलिंग से। साल 2019। एक गरीब महिला जिसकी एक 7 साल की नन्ही सी बच्ची होती है। एक इंसान उसको लालच देता है नौकरी का और दिल्ली बुला लेता है। आप उस महिला की गरीबी यहां से समझ सकते हैं कि उसके पास दिल्ली आने तक के भी पैसे नहीं थे। पहले वो कहीं मजदूरी करती है, फिर कुछ पैसा इकट्ठा करके दिल्ली आती है, और जब वह दिल्ली आती है तो उसको सपने दिखाए जाते हैं, एक नौकरी के, एक बेहतर जिंदगी के। उस महिला को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि अगर तुम दिल्ली आओ तो तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी पलट जाएगी और तुम एक बेहतर जिंदगी जी सको। उस महिला के मन में डर तो होता है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने का भी ख्वाब होता है, और वो कैसा ना कैसे दिल्ली आ जाती है और उस इंसान से भी मिल लेती है। और उस इंसान से मिलने के बाद वो इंसान उसको एक भीड़ भाड़ वाली जगह ले जाता है। उस जगह का नाम है जीबी रोड। वो महिला ये नहीं जानती थी कि उस जगह पर क्या होता है, ना वह उस जगह से परिचित थी। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ों को एज्यूम करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे उसको पता लगना शुरू होता है कि इस जगह पर क्या होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और जब तक उससे उसकी बच्ची को भी छीन लिया गया होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि महिला से तो पता चलता है कि उसके साथ क्या होगा, उस बच्ची का क्या होगा। ये इस कहानी का एक रोमांचक हिस्सा है, क्योंकि उसका पता नहीं कि उस बच्ची को उसकी माँ से छीनकर बेचा जाएगा, या कुछ दिनों बाद उसके साथ भी वही शोषण होगा, या उस शोषण के लिए उस बच्ची को तैयार किया जाएगा। इन जैसे केसेस में सबसे पहले तो बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको टॉर्चर जब तक किया जाता है जब तक वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर ले। उसको दुनियादारी से बाहर रखा जाता है ताकि वह बाहर की दुनिया ना देख सके, और उस कमाई को या उस कमरे को एक्सेप्ट कर ले, और फिर वही उसकी दुनिया बने। वहीं वो सोए, वहीं वो खाए, वही उसका बिस्तर, और उसी बिस्तर पर उसका शोषण हो। उसको बड़ा इसलिए किया जाता है, इंजेक्शन देकर या किसी और तकनीकों से, ताकि वो एक कमाई का साधन बन सके। और मामला इतनी हद तक गिरा हुआ होता है कि ये उस बच्चे को भी नहीं पता कि उसका शोषण एक दिन में 10 बार हो या 100 बार हो, उसको करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ उस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी थी। इस बात की भनक बाहर लग जाती है और इस चीज का सबको पता लग जाता है कि यहाँ एक छोटी बच्ची को कैद कर कर रखा गया है। और ये पता लगने के बाद कि वहाँ एक छोटी बच्ची कैद है, वहाँ दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन और पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और रात के अंधेरे में ही एक रेड ऑपरेशन शुरू कर देती है उस बच्ची को और उसकी माँ को ढूंढने का। और फिर उस अंधेरी रात में उन माँ और बेटियों को ढूंढने का ऑपरेशन शुरू होता है। पुलिस और वुमेन कमीशन पूरी रात तलाश करती है और फिर बाद में उनको माँ और बेटी मिल जाती है और वो उनका रेस्क्यू कर कहीं सेफ जगह भेज देते हैं। और उस इंसिडेंट के बाद पुलिस एक्यूज लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ऐसे केसेस इन एरियाज में हजारों होते हैं। आज के समय में छोटा शहर हो या बड़ा शहर, देह व्यापार का धंधा खुलेआम चल रहा है, क्योंकि यह पूरी तरह से इंडिया में इलीगल नहीं है। इंडिया में इजाजत है कि एडल्ट यानी कि 18+ लड़का हो या लड़की, वह अपनी इच्छा से देह व्यापार कर सकते हैं। ये इलीगल नहीं है। और इसी लाइन के कारण हर साल हजारों बच्चों की स्मगलिंग होती है। उनको ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां उनकी जिंदगी जहन्नुम में तब्दील हो जाए। कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि छोटी बच्ची की उम्र 15 साल है और वो लग 30 साल की रही है। उसके पीछे रीज़न होता है उसकी डोज देना, उसको कैद रखना और उसको ऐसी एक डोज देना जिससे उसकी एज ज़्यादा है, क्योंकि इन चीज़ों को देखा जाता है। और यही उसकी एक पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, यही उसकी दुनिया होती है और मौत तक उसको वहीं रखा जाता है। अब आता है इस कहानी का दूसरा हिस्सा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ITPA, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ये वो कानून है जो देह व्यापार की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। इस कानून में ये कहा गया है कि 18+ यानी कि एडल्ट इंसान वह अपनी मर्जी से देह व्यापार कर सकता है। उसको भी ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, जैसे डिग्निटी, सेफ्टी वगैरह वगैरह। इलीगल ये है ब्रोदल चलाना, ट्रैफिकिंग, पब्लिक प्लेस पर सोलिसिटेशन मतलब क्लाइंट बुलाना। अब सवाल ये आता है कि ये कहना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और ITPA के द्वारा ये कहना और उनको इजाजत देना, यह कानून बनाना कि इनके लिए सेफ्टी, डिग्निटी जैसी जैसी चीजें करार दी गई है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब उनको उस चीज का हक दे दिया जिसको भारतीय संस्कृति नहीं मानती, लेकिन फिर सेफ्टी और डिग्निटी कहां से आएगी? जो इंसान ये काम करता है उसकी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? उसको पूरी रात 10 से 20 क्लाइंट झेलने पड़ते हैं, तो इसमें सेफ्टी कहां से आएगी? यह एक इस कहानी का अहम सवाल है। उसकी डिग्निटी कैसे बनेगी? डिग्निटी का क्या मतलब होता है? इज्जत। लेकिन जब इज्जत चली गई तो इज्जत का क्या रोल है इस कहानी में? और सबसे बड़ा सवाल कि जब ये सब चीजें इलीगल है तो ये चल कैसे रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब लास्ट टॉपिक है वॉइस एज। हर सेक्स वर्कर की एक अलग कहानी होती है। वो कहती है कि ये मेरी मजबूरी है, गरीबी है या मुझे काम नहीं, मैं अनपढ़ हूं इसलिए मेरे पास जॉब नहीं। पर क्या सिर्फ यही काम बाकी है? अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप यही काम करोगे? उन महिलाओं का क्या जो किसी के घर में बर्तन धोती है, किसी के घर में पोछा लगाती है या कहीं हॉस्पिटल में या स्कूल में पानी पिलाने का काम करती है, वो क्यों नहीं करती? अब इस चीज को उस चीज से रिलेटेड करो कि वो एक कानून कहता है कि इनको सेफ्टी और डिग्निटी का हक है। तो जब इनको सेफ्टी और डिग्निटी का हक है तो इस काम पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? एक नॉर्मल महिला ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये काम करे, तो मजबूरी नहीं होती, मजबूरी बनाई जाती और मर्जी भी उसी मजबूरी से बनती है। कानून इसकी इजाजत जरूर देता है कि ये आप काम कर सकते हो, लेकिन भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देती। ये कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी के दोनों चैप्टर यही समाप्त होते हैं और फिर इस दोनों चैप्टर के बाद ये कहानी, ये डॉक्यूमेंट्री आपसे ये सवाल करती है कि क्या ये सही है या कौन महिलाएं इन काम को करती है। ये चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे 7 PM।